नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 29 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आपको पता ही होगा कि आज का मुख्य हेडलाइन क्या होने वाला है, जिसका इंतज़ार बहुत दिन से पूरा भारत कर रहा था कि वो 41 मजदूर जो हैं वो सुरक्षित तरीके से बाहर निकल के आ जाएँ। कल वो आ गए हैं। ए माउंटेन मूव्ड 41 रेस्क्यूड। 41 वर्कर को सुरक्षित तरीके से बचा लिया गया है और इसमें एनडीआरएफ की टीम ने सबसे अच्छा काम किया है। उन्होंने मैनुअल ड्रिलिंग की। रैट माइनिंग, कल मैंने आपको समझाया था कि रैट माइनिंग क्या होता है। सबसे ज़्यादा मेघालय राज्य में इन सब चीज़ों को अपनाया जाता है, रैट माइनिंग को, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े खनिज के जो ब्लॉक हैं उनमें मिट्टी है, चूँकि वहाँ पर तो मिट्टी खोद कर पहुँच जाते हैं वो खनिज तक अंदर में। जैसे मान लीजिए ये माइन पूरा का पूरा खनिज का यहाँ पर ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब यहाँ पर खनिज पाया जाता है। तो रैट माइनिंग क्या होता है कि चूहे के जैसे छेद करके, चूहा बोलने के लिए होता है, लेकिन इंसान क्या करते हैं, जितने में से वो जा सके उतना ही बस हाथ से खोदते खोदते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो जहाँ पर कोयला या कोई चीज़ मिलता है और वहाँ से उसको निकाल कर बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो ये रैट माइनिंग कहाँ पर होता है, तो मेघालय वगैरह राज्य में आपको दिखने को मिलेगा। इलीगल होता है रैट माइनिंग, लेकिन उसी इलीगल तरीके को लीगल करके यूज़ किया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया गया किसी की जान बचाने के लिए। 41 लोगों की जान बचाई गई है। कहाँ पर, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले। तो ये आज का हेडलाइन था। एक चीज़ और बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाउट आ रहा है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कई सारे लोग पूछते हैं करंट अफेयर को किस प्रकार से आंसर से जोड़ा जाता है। आप मेरे साथ बस न्यूज़पेपर डिस्कशन को फॉलो कीजिए। मैं कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मैं बताता ना हूँ कि ये सवाल कहाँ पर पूछा जाएगा, इसको आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, ये डेटा कहाँ यूज़ करना है, हर रोज़ मैं बताता हूँ। तो करंट अफेयर को कैसे यूज़ करना है आंसर में, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको कम से कम मैंने इतना तो ट्रेंड कर दिया है कि वो करंट अफेयर को जोड़ लेते हैं अब, ठीक है। और अपना पेड ग्रुप में जो मैंने निबंध दिया था, परसों दिया था निबंध, तो निबंध सभी ने लिखा लगभग में, जिन जिन को मैंने बोला था मैक्सिमम लोगों ने लिखा निबंध, बहुत सारे लोगों ने लिखा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एक डर था उनके अंदर में कि निबंध नहीं लिख सकते हैं, डर लगता था कि निबंध, अब वो कॉन्फिडेंस कम से कम आ जाएगा कि हाँ मैं भी लिख सकता हूँ। मैं ये चीज़ गारंटी दे के कहता हूँ कि अगले सप्ताह जब मैं फिर से सोमवार को दूंगा निबंध, तो मुझे पता है कि जिन जिन लोगों ने लिखा है वो उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा अच्छा लिखने वाले हैं। किसी ने 2 पेज लिखा है तो 5 पेज पर पहुंच जाएगा, किसी ने 4 पेज लिखा है तो 8 पेज पर पहुंच जाएगा। क्योंकि निबंध एक बार जब आप लिखते हैं ना, तो आपके दिमाग में फिर पॉइंट्स आते हैं। जब आप निबंध समाप्त करके मुझे भेज चुके हो ना, तब आपके दिमाग में वो पॉइंट्स आ रहे होंगे कि मैं ये भी लिख सकता था, मैं भी ये भी लिख सकती थी। तो ये कॉन्फिडेंस कम से कम एक आ गया है। आप भी जुड़िए पेड ग्रुप से। अगर आपको जोड़ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा। चलिए आज के मुख्य न्यूज़ पर चलते हैं। मुख्य न्यूज़ क्या है आज का मुख्य न्यूज़ है, आर्टिकल है कि जलवायु स्मार्ट कृषि, और इस पर द हिंदू में कल डिटेल में आर्टिकल आया था, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। जलवायु स्मार्ट कृषि क्या होता है और किस प्रकार से मानव जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उसको अगर हमें ज़िंदा रखना है या आने वाले समय में अगर कृषि करना है तो जलवायु के अकॉर्डिंग हमें कृषि करना पड़ेगा, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसके तौर तरीकों को समझेंगे। क्या भारत सरकार केवल बात करती है, क्या उसने कुछ नहीं किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने भी बहुत सारा काम किया इस क्षेत्र में, तो उन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और थोड़ा सा टेक्निकल होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। एक चीज़ और बता दूँ, इसमें कई सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे जो पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप बस थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 40 मिनट का ये लेक्चर होगा, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सब क्लियर कर दूंगा मैं। 21वीं सदी में मानव जाति के समक्ष 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कौन कौन सा? पहला है जलवायु परिवर्तन और दूसरा है खाद्य सुरक्षा, फूड इनसिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज। कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज का भी असर किस पर पड़ता है? फूड इनसिक्योरिटी पर। फूड इनसिक्योरिटी को क्लाइमेट चेंज ने कहीं ना कहीं बढ़ाया है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सोचिए कि अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो किसका नुकसान होगा? किसानों का ना, कि फसल जो लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिनों बाद, जैसे मान लीजिए फरवरी माह में खूब तेज़ वर्षा हो जाए, फरवरी और मार्च के समय में, तो गेहूं की जो खड़ी हुई फसल रहती है वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। और फरवरी माह में वर्षा क्यों होगी भाई? होता है ना, पिछली बार भी हुआ था। क्यों होती है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण से हमें वर्षा देखने को मिलती है, कोई पैटर्न ही नहीं है उसमें। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसके कारण नुकसान किसका होगा? इसके कारण से किसानों का नुकसान होगा या तो गरीब लोगों का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि गेहूं महंगा हो सकता है। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रहा हूँ। क्या जो अमीर वर्ग हैं उनका नुकसान होगा? नहीं होगा।
उनका नुकसान कैसे होगा? वो पैसे ज़्यादा खर्च करके खा लेंगे, लेकिन खा तो लेंगे ना कम से कम। कौन नहीं खा पाएगा? तो गरीब वर्ग। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं गरीबी को और भी ज़्यादा क्या कर देता है? तो इनसिक्योर कर देता है, गरीब लोगों को और भी ज़्यादा इनसिक्योर कर देता है। कल को अगर टेम्परेचर बढ़ता है, मैंने बार बार बताया कि कल को अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो किसको ऊपर असर पड़ेगा? वो तो जिनके घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कल को अगर शहरों में बाढ़ आ जाती है नीचे, तो कौन सबसे पहले बर्बाद होते हैं? तो नीचे में रहने वाले लोग बर्बाद होते हैं, जिनका घर नीचा है या तो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो सबसे पहले क्या होते हैं? तो परेशान होते हैं। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं कि दोनों को आप अलग अलग करके मत देखिएगा। फूड इनसिक्योरिटी को कहीं ना कहीं कौन चीज़ बढ़ा रहा है? तो क्लाइमेट जो चेंज है वो फूड इनसिक्योरिटी को भी बढ़ा रहा है। ओके, हीट वेव, आकस्मिक बाढ़, सूखा, चक्रवात जीवन व आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा ताकि आपके क्लाइमेट चेंज का भी जो है वो क्लियर हो जाए। कथित तौर पर विश्व के दक्षिणी महाद्वीप जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, जिसका कृषि उत्पादन, किसानों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या का विस्तार, आहार परिवर्तन दोनों ही खाद्य की मांग में वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। दरअसल में हो क्या रहा है? देखिए, खेत जो है वो कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर बस रहा है। धीरे धीरे गांव आप देख रहे होंगे कि बिहार में गांव वगैरह आपको फैलते हुए दिखेंगे बाहर की तरफ में। जहाँ पर पहले खेत था, कृषि होती थी, वहाँ पर घर बन रहे हैं। और कृषि जो है वो ज़्यादा भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, यानी कि दोहरी रूप से क्या हो रहे हैं? तो प्रभावित हो रहे हैं। कृषि उत्पादन पर पर्यावरण का प्रभाव कठिनाई को और भी बढ़ा रहा है। जब वर्षा होना चाहिए तब वर्षा होती नहीं है। पिछले साल ही याद कीजिए, बिहार के कुछ भागों में हैंडपंप से पानी आना बंद हो गया था, इतना घना सूखा पड़ गया था, है ना। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पारंपरिक कृषि पद्धतियां कम उत्पादक होती जा रही हैं। पारंपरिक जो कृषि की पद्धति थी वो कम उत्पादक हो रही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपने एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और सुनिएगा। एक बच्चे ने मैसेज किया था कि मुझे ये बताइए कि ऑर्गेनिक, हम बोलते हैं कि हमें ऑर्गेनिक उत्पादन को बढ़ाना है, ऑर्गेनिक उत्पादन की तरफ में जाना है। वो दूसरी तरफ हम ये भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो हमें ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी। तो ऑर्गेनिक में तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो किस प्रकार से होगा? देखिएगा ज़रा ध्यानपूर्वक। श्रीलंका का केस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर ऑर्गेनिक को पूरे देश में एक ही बार में लागू कर दिया गया और पूरा देश भूखा हो गया। क्योंकि क्या हुआ? प्रोडक्शन गिर जाता है। पहली बार अगर मान लीजिए 10 साल से आप खाद डालकर उत्पादन कर रहे हैं और अगले साल आप बिना खाद के उत्पादन करेंगे तो आपका प्रोडक्शन धड़ाम से गिर जाएगा, बहुत कम उत्पादन होगा। लेकिन धीरे 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 जब उसमें क्या किया जाता है, उसी चीज़ को आप आगे बढ़ाते रहेंगे, उसमें नेचुरल खाद डालेंगे, नेचुरल चीज़ों को अपनाते रहेंगे, केमिकल नहीं डालेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से आपको वही उत्पादन मिलने लग जाएगा जो उत्पादन आपको खाद के साथ में मिल रहा था। तो ऑर्गेनिक सिस्टम को अपनाने में थोड़ा सा समय देना पड़ता है, अचानक से वो चीज़ उत्पादित नहीं होने लग जाता है। ओके, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पारंपरिक कृषि पद्धति, ये सब बता दिया मैंने। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए किसान विभिन्न प्रकार के अनुकूल उपाय करते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल एवं समन की दोहरी चुनौती व खाद्य मांग को पूरा करने के लिए 2050 तक कृषि उत्पादन में 60% की वृद्धि लाने की तीव्र आवश्यकता को एक समग्र रणनीति की आवश्यकता प्रेरित हुई है कि हमें 2050 तक आज के प्रोडक्शन लेवल का कम से कम 60% ज़्यादा उत्पादन करना पड़े, तब जाके हम जो 2060 में आबादी होगी उसको क्या कर सकेंगे? उसका पेट भर सकेंगे। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। जलवायु स्मार्ट कृषि होती क्या है? अब इसका डेफिनेशन जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक दृष्टिकोण है जो कृषि खाद्य प्रणाली को हरित व जलवायु प्रत्यास्थी अभ्यासों में बदलने के लिए कार्रवाई को निर्देशित करने में मदद करती है। ये कहना चाह रहा है कि कृषि से जुड़े हुए जो प्रणालियाँ हैं ना, उसको हम ग्रीन व जलवायु के अनुकूल बनाते हैं, क्लाइमेट के अनुकूल बनाते हैं। बस यही होता है जलवायु स्मार्ट कृषि। सामान्य भाषा में याद रखिए। एक चीज़ और बताता हूँ, कई सारे लोग जो मैं आंसर राइटिंग में देता हूँ तो वो क्या करते हैं ना, वो किताबी डेफिनेशन ज़्यादा लिखते हैं। जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ तो लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश किया कीजिए अपनी भाषा में डेफिनेशन लिखें, पढ़ के समझ के, ताकि उस डेफिनेशन का मूल भावना भी क्षतिग्रस्त ना हो और आप उसको उसी भाषा में लिख भी सकें। तो इसलिए अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा। यह सतत विकास लक्ष्य SDG व पेरिस समझौते, इन सब जो चीज़ें हैं ना, इसको ध्यान में रखिएगा और इस टर्मिनोलॉजी को जरूर यूज कीजिएगा। SDG और पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों तक पहुँचने का समर्थन भी करती है। कौन सा चीज़? तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर।
इसका लक्ष्य 3 मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति करना है। कौन कौन से उद्देश्य है भाई? तो कृषि उत्पादकता, मतलब कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है और आय में सतत रूप से वृद्धि होना चाहिए, प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए और क्या बढ़ना चाहिए, तो उनका इनकम भी बढ़ना चाहिए। ओके, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल व प्रत्यक्षता का निर्माण भी करना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना या उन्हें समाप्त करना भी चाहिए। अब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कहाँ से आ गया कृषि में भाई? कृषि से क्या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो आपका होता है वो थर्मल पावर प्लांट वगैरह से। दूसरे स्थान पर किसका नाम आता है? तो एग्रीकल्चर का ही नाम आता है। एग्रीकल्चर से बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस, मीथेन वगैरह का उत्सर्जन में तो टॉप पर है एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि मीथेन किससे बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ मिल जाए वहीं पर मीथेन बन जाएगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन धान के खेत में प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्योंकि जल भी है वहाँ पर और पेड़ पौधे भी हैं। पेड़ पौधे हैं यानी कि कार्बन है और जल तो है ही। जहाँ पर भी देखेंगे खेत में आपको जल और पेड़ पौधे तो दिखेंगे ही। उसके कारण से क्या होता है? मीथेन का बहुत बड़े स्तर पर उत्सर्जन होता है। किससे? तो कृषि से। ओके, जलवायु स्मार्ट कृषि अभ्यासों के लिए कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं? तो कल्टीवेशन क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप वेराइटीज, ऐसी फसल की खेती जो तापमान और वर्षा परिवर्तन, कीटों, बीमारियों, लवणता के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो। देखिए, कुछ ऐसे तरह के फसल के हमें बीज बनाने पड़ेंगे, ऐसे किस्म बनाने पड़ेंगे। जैसे बीटी कॉटन क्या था भाई, कि एक विशेष प्रकार का जो बैक्टीरिया था उससे हमें बचाना था कॉटन को, यही तो था ना। तो हमें इस तरह के बीज बनाने पड़ेंगे जो टेम्परेचर, कीट, बीमारी और लवणता, सैलिनिटी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि आने वाले समय में ये सब चीज़ें आम हो जाएंगी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लवणता भी हो सकता है कि बढ़ जाए, बीमारियों और कीट की भी समस्या जो है वो बढ़ जाए। तो हमें इन सब से लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे बीजों का निर्माण करना पड़ेगा जो इन सब चीज़ों को टैकल कर सके। उदाहरण के लिए उप सहारा अफ्रीका में सूखा सहिष्णु मक्के की किस्म को विकसित और प्रसारित किया जा रहा है, जिससे लाखों छोटे किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। मतलब कि कुछ ऐसे मक्के के बीज बनाए गए हैं जिस पर सूखा का असर नहीं पड़ता है। आपके पास एक केस स्टडी भी आ गया कि उप सहारा के क्षेत्र में, मतलब कि सहारा के अगल बगल के क्षेत्रों में एक प्रकार का मक्का का बीज विकसित किया गया है जो सूखा से लड़ सकता है और उस सूखे में भी मक्का का उत्पादन आसानी से हो सकता है। ओके, अगला कौन सा है? अगला है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। बिना जुताई, कम जुताई वाली खेतें, मृदा को ढक रखने के लिए फसल अवशेष और फसल आवरण का उपयोग करना, और क्या है? तो मृदा की उर्वरता और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन, ऐसे कुछ अभ्यास हैं जो संरक्षण कृषि के अंतर्गत शामिल होते हैं। ये अभ्यास मृदा के कटाव को कम कर सकते हैं, जलधारण क्षमता में सुधार कर सकते हैं, कार्बन पृथक्करण को बढ़ा सकते हैं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। इस तरह के जो हम एग्रीकल्चर करेंगे तो उससे क्या होगा? इतना सारा बेनिफिट होगा। कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। अब देखिए, ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, यही पूछ लिया जाएगा कि आपसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। वृक्षों और झाड़ियों को फसलों एवं पशुधन के साथ एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके, किसको? तो पेड़ पौधों और झाड़ियों को एग्रीकल्चर के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और विविध और उत्पादक कृषि प्रणालियों का सृजन किया जा सकता है जो किसान और पर्यावरण को विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। कृषि वानिकी मृदा की गुणवत्ता बढ़ा सकता है, जल की बचत कर सकता है, आय के स्रोतों में विविधता ला सकता है, ईंधन, लकड़ी एवं चारा उपलब्ध करा सकती है, कार्बन पृथक्करण में योगदान कर सकती है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप वेस्टर्न यूपी या हरियाणा इन सब इलाकों में घूमे होंगे या कहीं देखा भी होगा मूवी वगैरह में या कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा हमेशा खेत की मेड़ पर ना पेड़ लगाए जाते हैं। अब लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, चूँकि इस इलाके में कई बार बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं तो और बारिश भी कम होता है, तो क्या करते हैं, वो मिट्टी का संरक्षण करते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, मेड़ टूटता नहीं है, जिससे जल का भी संरक्षण होता है। और क्या होता है, तो मृदा की उर्वरता भी कहीं ना कहीं बना कर रखते हैं ये चीज़ें। तो इसके कारण से इसको क्या कहा जाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री भी कहा जाता है। ओके, तो इस तरह की पद्धतियों को हमें और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगला क्या है? परिशुद्ध सिंचाई, यानी कि इसमें क्या होता है कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, वर्षा जल संरक्षण आदि प्रभावकारी जलवायु स्मार्ट कृषि रणनीति का उदाहरण है, जिसका उपयोग जल उपयोग दक्षता को अधिकतम करने, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। ओके, वास्तविक समय में, रियल टाइम में मृदा की नमी और फसल के जल की आवश्यकता की निगरानी करने के लिए परिशुद्ध सिंचाई में सेंसर, ड्रोन, उपग्रह इमेजनरी जैसे घटक का यूज किया जाना चाहिए। आने वाले समय में ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अगला क्या है? अगला है परिवर्तनीय दर उर्वरकीकरण, यानी कि वेरिएबल रेट फर्टिलाइजेशन। अब इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस तरह के टर्मिनोलॉजी पीटी में भी पूछे जाते हैं।
सही समय और सही स्थान पर सही मात्रा में उर्वरक के उपयोग से फसल की पैदावार को इष्टतम किया जा सकता है तथा पोषक तत्वों की हानि व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। प्रत्येक फसल व खेत के विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उर्वरक के उपयोग के लिए मृदा परीक्षण, रिमोट सेंसिंग, परिशुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। देखिए दरअसल हो क्या रहा है, हम एग्रीकल्चर को कस्टमाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि सब खेत में 50 किलो DAP और यूरिया डाल ही दो। जिस खेत की जितनी आवश्यकता होगी इसके लिए हम क्या करेंगे, मृदा का परीक्षण करेंगे कि इस मिट्टी को कितना ज़्यादा उर्वरक चाहिए, कितना नहीं चाहिए। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, उसको जितनी मात्रा में उर्वरक चाहिए उतना ही उर्वरक उसमें हम डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा चीज़ें आपको। अब इसका लाभ क्या क्या हो सकता है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। धीरे धीरे क्या होगा, तो कृषि का उत्पादन जो है वो कहीं न कहीं बढ़ेगा। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उपज में गिरावट 2010 और 2039 के बीच 9% के उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट ये बताता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण से 2010 से 2039 के बीच में लगभग में 30-29 सालों में क्या हो सकता है, तो कृषि में 9% प्रोडक्शन गिर सकता है। और आबादी हमारी कितनी हो जाएगी 2039 तक, तो लगभग में 145-46 करोड़, तो 150 करोड़ के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो यानी कि आबादी बढ़ रही है और प्रोडक्शन कम होगा, तो और क्या होगा, और जो है खाने पीने की चीज़ों का जो आपको ज़्यादा किल्लत दिख सकता है। इसके कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसको अपनाना पड़ेगा। CSA जलवायु अनुकूल, समन व खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में उपयोग की जाने वाली विभिन्न जलवायु स्मार्ट तकनीकों का अध्ययन से पता चलता है कि वे कृषि उत्पादन में सुधार करती हैं, कृषि को सतत संवहनीय विश्वसनीय बनाती हैं और ग्रीन हाउस गैसेज को उत्सर्जन को कम करती हैं। गेहूं उत्पादन के संबंध में उत्तर पश्चिम सिंधु गंगा मैदान के एक अध्ययन से पता चलता है कि स्थल विशिष्ट जुताई रहित खेती उर्वरक प्रबंधन के लिए लाभप्रद है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए कृषि उपज, पोषक तत्व, उपयोग दक्षता व लाभप्रदता को बढ़ावा दे सकती है। यानी कि क्लाइमेट से संबंधित अगर हम स्मार्ट एग्रीकल्चर करेंगे तो हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। पहला क्या था, पहला था कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। भाई सामान्य भाषा में पहला क्या है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% है। यानी कि अगर 100 किलो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है तो 17 किलो गैस का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो एग्रीकल्चर से होता है। तो जब हम जलवायु स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाएंगे तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। अगला क्या है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहायता भी हो सकता है। छोटे और जो सीमांत किसान हैं कहीं ना कहीं उनको इससे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। जैव विविधता का संरक्षण होगा इससे, और जल भी बचा सकेंगे हम, मिट्टी को भी उर्वर बना के रख सकते हैं, पेड़ पौधे भी बचा सकते हैं हम इससे, जलवायु स्मार्ट कृषि से। अगला क्या बेनिफिट हो सकता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी हम कम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, तो जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाकर ये सब लाभ दिखा सकते हैं। अब भारत में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, आपको इसी प्रकार सवाल पूछा जाएगा कि ये जलवायु स्मार्ट कृषि क्या है, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, और इसके समक्ष इसको अपनाने के लिए भारत में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसी प्रकार सवाल फ्रेम किया जाता है। तो जब चुनौती आएगा तो समाधान भी आपको लिखना पड़ता है। मैंने परसों भी समझाया था, पेड ग्रुप में बताया था कि आंसर राइटिंग जब भी आप करते हैं, यही सब तो कुछ ट्रिक होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। जब भी आप चुनौती को लिखते हैं तो उसके साथ समाधान नथी होता है, वो अटैच होता है, उसको लिखना ही लिखना पड़ता है। 2-4 लाइन ही सही, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। ओके, जागरूकता और ज्ञान की कमी है। भारत में लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जलवायु स्मार्ट कृषि क्या है। वित्त, बीमा, बाजार तक सीमित पहुंच है और इसके कारण से भी जलवायु स्मार्ट कृषि नहीं हो पा रही है। अपर्याप्त अवसंरचना और संस्थागत समर्थन भी नहीं है। मतलब सरकार भी बस बातें कर रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ावा इसको ग्राउंड लेवल पर नहीं दिया गया है। ऊपर बातचीत हो रही है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में बातचीत हो रही है, मतलब कि सरकारों के लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन दरअसल में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसको अभी भी ग्राउंड पर नहीं उतारा गया है। उच्च लागत व उच्च जोखिम भी है। कोई भी किसान जो आज 100 किलो मान लीजिए उत्पादन करवा रहा है, कल को जलवायु स्मार्ट कृषि के नाम पर उसका उत्पादन अगर गिर जाता है तो वो कभी ये चीज़ नहीं अपनाएगा। अगर आप उसको कहते कहते रह जाओगे कि चिंता मत करो, तुम्हारा 5 साल में उत्पादन बढ़ जाएगा, तो बोलेगा 5 साल हम क्या खाएंगे। तो ये भी एक रियलिस्टिक चीज़ें हैं जिसको आपको सामना करना पड़ेगा। नीति व नियामक बाधाएं तो होती ही अपने देशों में। जलवायु स्मार्ट कृषि को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, तो पहला, क्षमता निर्माण और जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। वित्तीय और तकनीकी सहायता, जो समस्या था उसका समाधान लिख दो।
नीतिगत संस्थागत सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, हाशिए पर स्थित समूहों को भागीदार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और नवाचार और सहकारिता का समर्थन करना चाहिए। बस यही चीज़ करना। अब अगला है कि भारत सरकार कौन कौन सा प्रयास कर रही है इन चीज़ों को अपनाने के लिए। नेशनल एडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज इस ये कोर्स बनाया है जलवायु के लिए, और सॉइल हेल्थ मिशन भी शुरू किया गया है। उसके बाद से बायोटेक किसान मिशन भी शुरू किया गया है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का भी कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। उसके अलावा भारत सरकार जो है पेरिस समझौते और भी जो तमाम समझौते हैं SDG, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रही है। सरकारी संगठन के साथ साथ NGO के प्रयास को भी इस चीज़ में शामिल करने की कोशिश कर रही है कि भाई NGO वगैरह भी इसमें शामिल हो जाए और सब लोग मिलकर हम लोग काम करें। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए PT फैक्ट से जुड़ा हुआ है। क्या है तो INS इम्फाल। INS इम्फाल का पता ही होगा आपको। INS इम्फाल एक नेवल शिप है जो क्या करेगा तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के रूप में इसको शामिल किया गया है। कहाँ पर तो नेवी में शामिल किया गया। किसने किया है तो राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक तो ध्यान में रखिएगा कि किसका INS इम्फाल क्या है और क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है ये चीज़ें ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मोस वगैरह भी इसे फायर किया जा सकता है। और क्या है तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये, आप ध्यान में रखिएगा। INS इम्फाल को ध्यान में रखिएगा और राजनाथ सिंह जी ने इनका एडॉप्टेशन किया है सेना के लिए। अगला चलते हैं। मैरिज डज नॉट, देखिए दरअसल में इस न्यूज़ में था क्या, मैं सामान्य भाषा में आपको समझाऊंगा। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स हिंदी में ज़्यादा हैं, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल में हुआ क्या था कि एक लड़के को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला था कि अपनी पत्नी को, एक पुरुष को बोला था कि अपनी पत्नी को आप क्या करेंगे तो उसको मेंटेनेंस पे करेंगे, ओके। और वो लड़का जो है वो पुरुष जो फरार हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी कहाँ पर पहुँची, हाई कोर्ट, और उन्होंने आधार वाले से UIDAI जो संस्था है, DAI भारत सरकार की एक बॉडी है, इससे बोला कि उसके पति का आधार नंबर और उसके डिटेल एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया जाए, है ना। शादी करके फरार हो गया वो दिया जाए। लेकिन आधार ने और हाई कोर्ट ने बोला कि ये राइट टू प्राइवेसी के तहत हम आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा सकते। भले ही आप शादीशुदा हों, लेकिन शादीशुदा होने के कारण से राइट टू प्राइवेसी जो है वो नहीं समाप्त होता है। तो राइट टू प्राइवेसी क्या है और कब इसका कॉन्सेप्ट आया था, संविधान किस आर्टिकल में आता है, मूल अधिकार किस आर्टिकल में आता है, PT में भी पूछा गया है बार, इसलिए आपको उसको जानना जरूरी हो जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है गोपनीयता अकेले छोड़ दिए जाने का अधिकार से संबंधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में KS पुट्टुस्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय गोपनीयता और उसके महत्व को वर्णित किया था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक और अवैच्छिक अधिकार है तथा इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी शामिल होते हैं। निजता का अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत में UPSC का ये सवाल है कि किस आर्टिकल के तहत निजता का अधिकार दिया जाता है। तो आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 के तहत में दिया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, आर्टिकल 21 जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है उसी के तहत में निजता का अधिकार भी आता है। आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है। प्रतिबंध क्या है तो निर्णय में वर्णित है कि इस अधिकार को केवल राज्य कार्रवाई के तहत सभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब वे निम्नलिखित 3 परीक्षणों को पास करते हो। पहला, ऐसे राजकीय कार्रवाई के लिए एक विधायी जनादेश होना चाहिए। दूसरा, एक अवैध राजकीय उद्देश्य का पालन करना चाहिए। तीसरा, यह यथोचित होनी चाहिए, अर्थात ऐसी राजकीय कार्रवाई प्राकृतिक और सीमा में समानुपाती होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक होनी चाहिए तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध विकल्पों से सबसे कम अंतर्वेदी होनी चाहिए। तभी आप राइट टू प्राइवेसी को क्या कर सकते हो, किसी का हनन कर सकते हो। सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है, कभी मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ पड़ गया तब, वरना आप राइट टू प्राइवेसी को किसी का भी प्रिवेल नहीं कर सकते। निजता की सुरक्षा है तो सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं तो BN श्रीकृष्ण समिति बनाया गया था जिसने राइट टू प्राइवेसी और जो आपका इंफॉर्मेशन ऑनलाइन होता है, डेटा होता है, डेटा संरक्षण को लेकर इन्होंने BS श्रीकृष्ण समिति ने काफ़ी सारे रिकमेंडेड किए हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशन को अभी तक लागू नहीं किया गया है। एक्ट नहीं बनाया गया भारत में आज भी डेटा संरक्षण को लेकर, प्रोसेस में है, बहुत सालों से, करीब में 2-3 सालों से प्रोसेस में है, लेकिन वो प्रोसेस में ही है, अभी तक वो बन के नहीं आया है। राइट टू प्राइवेसी या डेटा संरक्षण को लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भारत में कोई एक्ट नहीं है आज भी, ओके। सरकार ने न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण पर विशेषज्ञ की एक समिति नियुक्त की जिसने जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट दी थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत भी राइट टू प्राइवेसी को क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है और संविधान मूल अधिकार में आर्टिकल 21 के तहत भी इसको सिक्योर किया जाता है। अगला क्या है टॉपिक, तो अगला है कि नासा टू ट्रेन एन इंडियन एस्ट्रोनॉट फॉर ISS मिशन। देखिए भारतीय जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके लिए उनको ट्रेन नासा करेगा, तो वो ट्रेन करेगा, करने दीजिए, लेकिन मूल रूप से अपने काम का क्या है तो निसार एक भारत और इसरो ISRO और नासा,
इन दोनों के बीच में एक संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट चल रहा है 2014 ईस्वी से। कौन सा प्रोजेक्ट? तो निसार, और ये अपने अंतिम चरण में आने वाला है। तो इसलिए इसको क्यों ना हम लोग डिटेल में समझ लें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है तो आपको निसार के बारे में पूछ लेगा घुमाकर। तो इसलिए निसार को ज़रा समझ लीजिए। और पहला प्रोजेक्ट है जो भारत का इसरो और अमेरिका का नासा जो है ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसलिए इसको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पीटी में भी इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं और मेंस में तो पूछा ही जा सकता है। निसार मिशन क्या है? निसार का फुल फॉर्म यही है, नासा और इसरो। नासा और इसरो इन दोनों को मिला देंगे तो निसार बन जाता है। ओके। निसार को वर्ष 2014 में हस्ताक्षरित एक साझेदारी के समझौते के तहत अमेरिका और भारत के अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया था। उम्मीद ऐसी कि जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकट ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि सबसे नीचे का जो अर्थ का ऑर्बिट होता है उसमें इसको लॉन्च किया जाएगा। यह ऊपर का कम से कम 3 वर्ष तक काम करेगा। यह निम्न पृथ्वी कक्ष लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला होगा, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे उन उपग्रहों को भेजा जाता है जिसका उपयोग हमें पृथ्वी की फ़ोटो खींचने के लिए, खनिज पता लगाने के लिए, तेल का पता लगाने के लिए, या पृथ्वी के अवलोकन करने के लिए जिन हमें उपग्रहों को भेजना होता है उनको हम सबसे निचली कक्षा में रखते हैं। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट सबसे ऊपरी कक्षा में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए था। ओके। 2800 किलोग्राम का उपग्रह है जिसमें एल बैंड और एस बैंड के सिंथेटिक एपर्चर रडार शामिल है। एल बैंड और एस बैंड कुछ समझने आए तो क्या है ये? तो सिंथेटिक एपर्चर रडार है ये, बस इतना ध्यान में रखिएगा, एल बैंड और एस बैंड। ओके। जिसके कारण से इसे दोहरी आवृत्ति डबल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार उपग्रह भी कहा जाता है। अपनी तरह का सबसे हाईटेक रडार होगा ये, कौन सा? तो निसार। ओके। अब क्या है ये? तो नासा द्वारा डेटा स्टोर करने के लिए एल बैंड रडार और जीपीएस, एक उच्च क्षमता वाला सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर, एक पेलोड डेटा सबसिस्टम प्रदान किया गया है। जबकि इसरो ने एस बैंड रडार, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण प्रणाली तथा अंतरिक्ष यान प्रदान किया है। इसरो ने कुछ चीज़ों को प्रदान किया, कुछ चीज़ों को नासा ने प्रदान किया है, और दोनों मिलकर इस उपग्रह को भेज रहे हैं अगले साल जनवरी महीने में। एक महीना बाद ही है जनवरी, आपको याद नहीं होगा तो बता दो, आज 29 नवंबर है। एस बैंड रडार 8 से 15 सेंटीमीटर के तरंग दैर्घ्य और 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर काम करते हैं। इस तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के कारण वे आसानी से छीन नहीं होते हैं। ओके। यह उन्हें निकट व दूर के मौसम अवलोकन के लिए उपयोगी बनाता है। एस बैंड रडार की यही खासियत है। इसको बस याद कर लीजिएगा, कभी डिटेल मुझे साइंस एंड टेक में इसको समझाना पड़ेगा आपको। इसमें 39 फुट का स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर लगा हुआ है जो सोने की परत वाले तार की जाली से बना हुआ है। रिफ्लेक्टर का उपयोग उपकरण संरचना पर ऊपर की ओर फीड द्वारा उत्सर्जित व प्राप्त रडार सिग्नल पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। दरअसल में ये मिशन, इसका उपयोग क्यों किया जाएगा? तो पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन में फोटो लेने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। एसएआर का उपयोग निसार उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियां प्रस्तुत करेगा। बादलों का एसएआर पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। बादल हो या ना हो, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और आसानी से किसी भी मौसम में किसी भी समय एक उच्च हाई लेवल का फोटो प्राप्त किया जा सकता है। ये मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना दिनों रात डेटा एकत्र कर सकते हैं। नासा को अपने विज्ञान संबंधी वैश्विक संचालन के लिए कम से कम 3 वर्षों के लिए एल बैंड रडार की आवश्यकता है। इस बीच इसरो कम से कम 5 वर्षों के लिए एस बैंड रडार का उपयोग करेगा। दोनों लोग अलग अलग बैंड का रडार का उपयोग करके अपना अपना काम कर लेंगे। निसार का लाभ क्या होगा? तो पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि आज तक का पृथ्वी से जुड़े हुए अवलोकन के लिए सबसे हाईटेक उपग्रह जा रहा है ये। निसार पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, प्राकृतिक खतरों, पारिस्थितिक तंत्र की विकृति के बारे में डेटा व जानकारी प्रदान करेगा, जिससे पृथ्वी प्रणाली प्रक्रियाओं तथा जलवायु परिवर्तन की हमारी समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगा। किससे? तो निसार से। निसार को प्लीज़ तैयार करके जाइएगा, एग्जाम में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं पीटी मेंस एग्जामिनेशन में। आपदा प्रबंधन में यह मदद करेगा। मिशन तेजी से प्रतिक्रिया समय, मतलब कि क्विक रिएक्शन करने में बेहतर जोखिम आकलन कर भूकंप, सुनामी और जलवायु विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं को प्रबंधन में मदद करेगा। जलवायु विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट कहीं पर हो गया है, सुनामी आ गई, भूकंप आ गई, तो उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसमें भी निसार उपग्रह हमारी मदद कर सकता है। कृषि, निसार डेटा का उपयोग फसल वृद्धि, मृदा की नमी, भूमि उपयोग में बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान करने, कृषि प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा में सुधार हेतु भी किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल रिसाव, शहरीकरण, वनों की कटाई की निगरानी, इन सब चीज़ों के लिए भी निसार का उपयोग किया जा सकता है। निसार का थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें बताया है, टेक्निकल समझ में नहीं आया हो तो इसके उपयोग को ध्यान में रख लीजिएगा और कुछ भी ध्यान में मत रखिएगा, बस एल बैंड, एस बैंड और भारत और अमेरिका और उपयोग क्या हो सकता है इसका और लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। अगर ये 5 पॉइंट भी आप ध्यान में रख लेंगे ना तो आपका पीटी में सवाल गलत होगा, ना तो मेंस में आपका सवाल छूटेगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में पूछे जाएंगे इस तरह के सवाल, और जब भी पूछे जाएंगे तो उपयोग आधारित ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक वही सालाना बैंड बाजा जो बजता है वही वाला बैंड बाजा है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। कॉप ये क्या है? तो इस सिलेबस बढ़ाने का काम करती और कोई काम नहीं किया। सच बताऊं 1992 से आज तक कितने साल हो गए यार, बहुत साल हो गए, और आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। सच बताऊं तो कुछ नहीं किया, बस बैठते हैं साल में एक बार और चाय वाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, खाना वाना खाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं बहुत अच्छी और अच्छी बातें करते हैं और फिर घर आ जाते हैं सब लोग कॉप कॉप करते हुए। दरअसल में कोई काम नहीं किया सच बताऊं तो। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ। कॉप 28 होने वाला है दुबई में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाएंगे, कहाँ पर? दुबई जाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, फिर फ़ोटो भी डालेंगे, तो सब लोग फ़ोटो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या है ये कॉप। कॉप के बारे में तो पता ही होगा आपको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप 28 कब से शुरू हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। फॉल ऑफ यूएसएसआर के बाद पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई थी, तो अमेरिका के एक निकट देश ब्राज़ील में पूरे दुनिया को क्लाइमेट जैसी चीज़ों पर एक करने की कोशिश की गई और 1972 के 20 वर्षों के बाद 1992 में फिर से कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और उसमें क्या बातचीत की है कि भाई हमें साल भर प्रत्येक साल बैठना है और बैठकर बातचीत करना है, जलवायु परिवर्तन को सीरियसली लेना है। और ये कौन से देश कह रहे थे? वो देश जहाँ पर प्रति व्यक्ति अगर देखें हम लोग एमिशन तो सबसे हाईएस्ट था। अमेरिका का प्रति व्यक्ति एमिशन सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब देखिए इनमें से बातें बनाने की चीज़ें तो हो गई। अब हमारे काम का क्या है? तो सिलेबस का काम करती है सब टॉपिक, तो सिलेबस को क्यों ना कवर कर लें। कॉप आपको पता होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC। ये एक संस्था है जो क्या करती है? कॉप को ऑर्गेनाइज करवाती है। अब इसने कुछ टर्मिनोलॉजी बना रखे हैं, जैसे वही कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना मत, ये रटते रहो। जैसे 1.5 डिग्री हमें कम करना है, 1.5 डिग्री हमें कम करना है, 1.5 डिग्री हमें कम करना है। कब तक बोलते रहना है? 2100 ईस्वी तक हमें 1.5 डिग्री कम करना है, पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बना कर रखना है, ये बोलते रहना है आपको, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा? नेट जीरो करना है, नेट जीरो एमिशन करना है, नेट जीरो एमिशन करना है। ये बोलते हैं हर कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज़ बात करते हैं। नेट जीरो क्या होता है? अब थोड़ा सीरियसली समझ लेते हैं। नेट जीरो का तात्पर्य होता है, सुनिएगा ध्यानपूर्वक, नेट जीरो का तात्पर्य होता है कि अगर आपने कार्बन का एमिशन 10 किलो किया है तो आपके यहाँ पर इतने पेड़ पौधे होने चाहिए कि उस 10 किलो कार्बन को क्या करें? वो सोख लें, जिससे क्या हो जाए? वो नेट जीरो हो जाएगा। नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि आपको एमिशन करना ही नहीं है, आप एमिशन तो करोगे ही। कैसे नहीं करो? कार्बन के एमिशन के बिना तो पृथ्वी पर रह ही नहीं सकते, लेकिन आपको उस अनुकूल में पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे, जिससे क्या हो कि कार्बन का एमिशन, जितना कार्बन छोड़े उतना एमिशन वो सोख भी ले पेड़ पौधे, तो इससे क्या हो जाए? जीरो हो जाएगा। जैसे भूटान इसका उदाहरण हो सकता है, जो कार्बन पॉजिटिव देश है, वहाँ पर जितना कार्बन का एमिशन होता है उससे ज़्यादा वहाँ पर कार्बन सोख लिया जाता है। भूटान का 77% के करीब फॉरेस्ट कवर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ओके। और 1.5 डिग्री टेम्परेचर वाला क्या ढोल है? तो ये ढोल है कि पेरिस एग्रीमेंट में सब पूरे दुनिया भर के देशों ने एग्रीमेंट पर साइन किया था कि हम सब लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इस सेंचुरी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हम नहीं होने देंगे, हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोक देंगे। पृथ्वी का तापमान अगर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के सारे बर्फ़ पिघल जाएंगे, बांग्लादेश, मुंबई जैसे शहर पानी में डूब जाएंगे, न्यूयॉर्क जैसे शहर जो है वो पानी में डूब जाएंगे। तो इसको लेकर 1.5 डिग्री का एक ढोल है जो बज रहा है। अब अगला 2 और है जिसको मैं आपको बताऊंगा। लॉस एंड डैमेज मैं आपको बता दूंगा, और नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसको मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। 1.5 डिग्री पता चल गया, नेट जीरो पता चल गया, पेरिस एग्रीमेंट भी पता चल गया, नहीं पता चला अभी बताऊंगा मैं, ओके। कॉप भी पता चल गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? तो कॉप 27, कॉप 27 में इसकी चर्चा की गई थी। कॉप 27 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सहमति व्यक्त की, जो जलवायु संबंधी आपदाओं कारण सबसे कमजोर देशों को हुए उनके नुकसान को क्षतिपूर्ति करेगा। मान लीजिए जलवायु परिवर्तन के कारण से, जलवायु आपदा के कारण से क्या हो रहा है, तो जो सबसे कमजोर देश होते हैं, जो गरीब देश, विकासशील देश होते हैं, हम भी विकासशील में ही आते हैं, हमें नुकसान हो रहा है तो हमें पैसा देकर भरपाई कर देंगे।
लॉस एंड डैमेज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संदर्भित करता है, जिसे समन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती, अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन प्रभाव से निपटने की प्रथाओं को संबोधित करना, टाला नहीं जा सकता। मतलब कि इसमें क्या कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है और क्या करना है, हमें अनुकूलन बनाना है कि भाई हम अपने जो जलवायु परिवर्तन प्रभाव से निपटने की जो प्रथाएं हैं उसमें हम क्या करें, थोड़ा सा परिवर्तन लाकर जो गरीब देश है, विकासशील देश है, उनको टेक्नोलॉजी मुहैया करवाएं, पैसा मुहैया करवाएं, फंडिंग करें कि भाई साहब आपको दिक्कत आ रही है, आप ये पैसा रख लो, ये सब चीज़ें रख लो। सामान्य भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा शब्दों मत उलझिएगा। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, तो जो मैंने ऊपर बताया आपको कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सहमति व्यक्ति जो क्या है, जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण जो सबसे कमजोर देश होते हैं ना, उनको अगर कोई नुकसान क्षतिपूर्ति हो गया है तो उसको हम क्या करेंगे, पैसे के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा भरपाई कर देंगे। सामान्य भाषा में समझिएगा। इससे न केवल संपत्ति की आर्थिक क्षति बल्कि आजीविका की हानि, जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों का विनाश भी शामिल है। इससे प्रभावित देशों के लिए मुआवजे का दावा करने का दायरा बढ़ जाता है। इसमें न केवल आपको पैसे की हानि बल्कि क्या क्या आजीविका की हानि, किसी की नौकरी चली गई है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को अगर नुकसान पहुंचता है या कोई कल्चरल रूप से इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको अगर हानि पहुंच रहा है तो इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। इसका विकास कैसे हुआ, तो चूंकि वर्ष 1990 के दशक के शुरुआत में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का गठन किया गया था। इसलिए जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली हानि और क्षति पर बहस तेज हुई। कम से कम विकसित देशों के समूह ने लंबे समय से नुकसान और विनाश के लिए जवाबदेही और मुआवजे की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हालांकि जलवायु क्षति के लिए ऐतिहासिक रूप से दोषी ठहराए गए अमीर देशों ने कमजोर देशों की चिंताओं की अनदेखी तो की ही है। हानि और क्षति पर वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना 2013 में विकासशील देशों के व्यापक दबाव के बाद बिना फंडिंग के की गई थी कि भाई वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र हमने तो बना दिया था। ये किससे संबंधित है, तो यही लॉस एंड डैमेज जो कंट्रोल सिस्टम बनाया गया था COP 27 में, उससे पहले बनाया गया था, उसी से संबंधित है कि हम क्या करेंगे, तो हम मदद कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो अमीर देश हैं जिन्होंने जलवायु को नुकसान पहुंचाया, जो औद्योगिक क्रांति वाले देश हैं, वो माने तो नहीं ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो बना ही है फंडिंग वगैरह का। हालांकि ग्लासगो ने 2021 में COP 26 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान हानि और क्षति के लिए धन की व्यवस्था पर विचार के लिए 3 वर्षीय टास्क फोर्स की स्थापना कर दी है कि हम आपको धन भी मुहैया करवाएंगे, $100 करोड़ है या ऐसे ही कुछ है, जिसके तहत हम क्या करेंगे, हम जो अमीर देश हैं वो फंडिंग करेंगे, गरीब देशों को बचाने की कोशिश करेंगे। अब तक कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड, वोलेनिया के बेल्जियम प्रांत आदि को मिलाकर सभी ने लॉस एंड डैमेज फंड में रुचि व्यक्त की है। लॉस एंड डैमेज फंड यही है कि जो विकासशील और गरीब देश हैं हम उनकी मदद करेंगे अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो, बस सीधी सी बात यही थी। अगला है NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है भाई, तो हर देश को बोला गया था पेरिस समझौते में कि आप अपने यहाँ पर क्या कीजिए, तो एक फ्रेमवर्क बनाइए जलवायु परिवर्तन को टैकल करने के लिए, बस वही है ये। राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कमी लाने हेतु प्रत्येक देश द्वारा प्रयास किया जा रहा है। NDC में प्रत्येक देश द्वारा घरेलू परिस्थितियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया जाता है कि आप अपनी घरेलू और अपनी क्षमताओं के हिसाब से क्या कीजिए, तो अपना एक लक्ष्य बनाकर जलवायु परिवर्तन पर काम कीजिए। ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा और जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।